हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की कि जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है ये आखिर क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, एजम्पशंस क्या हैं, कैसे आखिर कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव करता है, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। वैसे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से पहले हम लोगों ने कॉर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच किया है। ये दो कॉन्सेप्ट थे अब उसके यूटिलिटी थ्योरीज के। तो बेसिक जो कॉर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच था उस पे हम लोगों ने कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पढ़ा है, उसके वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। जो ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी है उस ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी पर बेस्ड है ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जो कि हमें अब करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग, मतलब आखिर मीनिंग क्या है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का। एन इंडिफरेंस कर्व IC इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। IC क्या होता है? IC ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। IC क्या है? इंडिफरेंस कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू अ कंज्यूमर। जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, तटस्थता वक्र विश्लेषण है, ये क्या करता है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। कैसा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू अ कंज्यूमर। एक कंज्यूमर को जब वो कंज्यूमर दो डिफरेंट गुड्स कंज्यूम करता है तो उन डिफरेंट कंज्यूमर्स को प्रेजेंट करने वाले जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, उन्हीं कॉम्बिनेशंस को जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? इंडिफरेंस कर्व कहलाता है। और ये हर एक कॉम्बिनेशन, जो भी ये कॉम्बिनेशंस हैं जिनको रिप्रेजेंट करेगा कौन? इंडिफरेंस कर्व, प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। और हर एक लेवल पे, हर एक कॉम्बिनेशन पे कंज्यूमर्स को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा। तो ये क्या कहलाता है? इंडिफरेंस कर्व कहलाता है। इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग है, जब हम लोग अभी ग्राफ पे पढ़ेंगे IC तो ज़्यादा क्लियर होगा। आगे देखते हैं। द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट एमंग दीज कॉम्बिनेशंस। और जो कंज्यूमर है वो जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस कंज्यूम कर रहा है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस जो गुड्स के यूज करेगा, इज इनडिफरेंट। कंज्यूमर क्या रहेगा? उन कॉम्बिनेशंस के बीच में इनडिफरेंट रहेगा। मीन्स ही डज नॉट प्रेफर वन ओवर द अदर बिकॉज ईच गिव्स इक्वल सेटिस्फैक्शन। जैसे कोई कंज्यूमर ए कॉम्बिनेशन को कंज्यूम कर रहा है, एक कॉम्बिनेशन में है, कोई कंज्यूमर बी कॉम्बिनेशन को प्रेफर कर रहा है, तो कोई अगर सी कॉम्बिनेशन को कर रहा है, कोई बी को कर रहा है, अलग अलग कॉम्बिनेशन है जिनको प्रेफर करेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में यह है कि जो कंज्यूमर ए, सी, बी या जो डिफरेंट जो भी ये यूज कर रहा है ना कॉम्बिनेशंस, तो वो कोशिश करेगा कि हम एक कॉम्बिनेशन को छोड़ के दूसरे कॉम्बिनेशन पे ना जाएं। मीन्स वो कॉम्बिनेशन स्विच नहीं करना चाहेगा। क्यों स्विच नहीं करना चाहेगा? क्योंकि हर एक कॉम्बिनेशन पर उसे जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है? इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। For example, if a person consumes 2 apples plus, if a consumer consumes 2 apples प्लस 3 बनानास। मान लो कंज्यूमर एक कोई सेटिस्फैक्शन लेवल या कोई एक कॉम्बिनेशन है कंज्यूमर के पास, जिसमें कंज्यूमर क्या कर रहा है? सपोज कॉम्बिनेशन ए था, इस कॉम्बिनेशन ए में वो 2 एप्पल प्लस 3 बनानास इनका कंजप्शन कर रहा है एक कॉम्बिनेशन पे। और एक दूसरा कॉम्बिनेशन है, सपोज बी कॉम्बिनेशन है, इस बी कॉम्बिनेशन पे वो 3 एप्पल और अब की बार कितना? 2 बनाना कंज्यूम करेगा। ठीक है, कितना? 3 एप्पल और 2 बनानास का कंजप्शन करेगा। तो देखो अलग अलग कॉम्बिनेशन हुए। एक हुआ कॉम्बिनेशन ए जहाँ पे 2 एप्पल और 3 बनानास का कंजप्शन कर रहा है, और दूसरा कॉम्बिनेशन हुआ बी जहाँ पर वो 3 एप्पल और 2 बनाना का कंजप्शन कर रहा है। तो कॉम्बिनेशन अलग अलग हैं, गुड्स की क्वांटिटीज अलग अलग हैं, बट
कंज्यूमर को जितना सेटिस्फैक्शन ए कॉम्बिनेशन पर मिल रहा है एग्जैक्टली उतना ही कॉम्बिनेशन कहाँ बी लेवल पे भी उसे मिलेगा। इसलिए कहा गया है कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन दीज कॉम्बिनेशन। कोई कंज्यूमर नहीं चाहेगा इस केस में कि वो कॉम्बिनेशन ए को छोड़ के बी पे आए या बी को छोड़ के ए पे जाए, क्योंकि दोनों क्या दे रहे हैं, इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। और इन्हीं ए बी सी इसके जैसे और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो इन्हीं कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करने वाला जो कर्व है वो कौन सा कर्व कहलाएगा, इंडिफरेंस कर्व कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बैकग्राउंड एक बार हिस्ट्री देख लेते हैं कि आखिर आईसी में हमें क्या करना है, कैसा आईसी है ना। सबसे पहले तो जो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व है वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एजवर्थ इन 1881। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, एजवर्थ ने इंट्रोड्यूस किया था। कब, 1881 में इंट्रोड्यूस किया था। किसने, एजवर्थ ने। लेटर इट वाज डेवलप्ड सिस्टमैटिकली बाय पैरेटो इन 1906, है ना। सबसे पहले किसने किया, एजवर्थ ने किया था। किसने किया, एजवर्थ ने किया। कब किया, 1881 में किया। इसके बाद किसने किया, इसके बाद इसका डेवलपमेंट, साइंटिफिकली डेवलपमेंट पैरेटो ने किया। कब, 1906 में, 1906 में। इसके बाद किसने किया, J.R. हिक्स एंड G.D. एलन ने किया 1934 में। तो हिक्स एंड एलन ने किया 1936 में। तो तीन नाम है यहाँ पे, ध्यान रखना है। सबसे पहले एजवर्थ ने 1881 में, फिर J.R. हिक्स एंड G.D. एलन ने किया, एजवर्थ ने किया 1881 में, फिर पैरेटो ने किया 1906 में, फिर J.R. हिक्स एंड G.D. एलन ने किया 1934 में। तो इसका बैकग्राउंड, इसकी हिस्ट्री है इंडिफरेंस कर्व के डेवलपमेंट की। आगे देखते हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस became important as an alternative to cardinal utility theory। जो आईसी एनालिसिस है ये एक इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द अल्टरनेटिव ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। अभी हमने जिक्र किया था कि हमारे पास दो थ्योरी थी, एक तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच था और दूसरी कौन सी थ्योरी थी, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच थी, है ना। कार्डिनल जो कि मार्शल ने दिया था सिंगल कमोडिटी केस टू कमोडिटी केस में, जिसमें हमने कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पढ़ा है। और दूसरी कौन सी थ्योरी है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, है ना, जहां पर हम यूटिलिटी को क्या करते हैं, मेजर नहीं करते हैं, हम केवल यूटिलिटीज को कंपेयर करते हैं। तो ये जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है ये अल्टरनेटिव है इस कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का। ठीक है। अनलाइक मार्शल्स कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जैसा कि अभी हमने कहा कि मार्शल के कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के जैसे विच एज्यूम्ड यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन अ नंबर्स। देखिए जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच था जो कि मैंने कहा मार्शल ने दिया था, उसमें हम क्या करते थे, जहां पर यूटिलिटी मेजरेबल थी, यूटिलिटी को हम किसी न किसी नंबर्स में मेजर कर सकते थे। लेकिन आईसी एनालिसिस में, बिकॉज आईसी इज बेस्ड ऑन ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच and under ordinal utility approach we can't measure the utility in a specific numeric terms, we only can compare the utilities or we only can give the rank of the utilities derived from two commodities। तो जो IC एनालिसिस है इसमें हम यूटिलिटीज को मेजर नहीं करते, हम क्या करते हैं, ये ऑर्डिनल यूटिलिटी की थ्योरी पे बेस है। इट मींस IC analysis is based on ordinal utility. Utility can only be ranked, not measured. Utility को हम केवल क्या कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते। हमें स्पेशली ध्यान रखना है इस IC एनालिसिस में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। देखिए जैसा कि आपको पता है इकोनॉमिक्स में जब भी हम कोई थ्योरी पढ़ते हैं, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो हर एक थ्योरी, हर एक कॉन्सेप्ट की अपनी कुछ अजम्पशंस होती हैं, मान्यताएं होती हैं। बिना इन टर्म्स कंडीशंस के, बिना इन एजम्पशंस के वो थ्योरी इनकम्प्लीट है, वो थ्योरी हो सकता है काम ना करे, एप्लीकेबिलिटी उसकी ना हो। इसलिए हमें एजम्पशंस पढ़नी होती हैं कि जब ये एजम्पशंस वाली बातें फुलफिल होंगी तभी ये थ्योरी काम करेगी। टू अंडरस्टैंड आईसी वी मेक सर्टेन एजम्पशंस। आईसी को समझने के लिए हमें कुछ एजम्पशंस समझनी होंगी। पहली एजम्पशंस कौन सी है, रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का मतलब होता है विवेकशीलता, है ना। पहली एजम्पशन कौन सी है, रैशनैलिटी होनी चाहिए। मींस कंज्यूमर इज रैशनल एंड एम्स टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन।
पहली जो एजम्पशन है इस इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की वो यही है कि कंज्यूमर कैसा होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। रैशनल का मतलब है इंसान कैसा होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए। विवेकशील का मतलब है ऐसा इंसान जो अपना भला बुरा जानता हो, जो अपना फायदा नुकसान जानता हो, जिसके पास अपनी बुद्धि और विवेक हो। एंड द पर्सन ऑलवेज एम्स टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन, और वह इंसान क्या कोशिश करता है कि हमेशा उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या हो, उसे मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। तो पहली एजम्पशन क्या है कि इंसान कैसा होना चाहिए, वो जो कंज्यूमर है, वो पर्सन है, कैसा, रैशनल होना चाहिए। ये पहली एजम्पशन है। नेक्स्ट एजम्पशन क्या है, टू गुड्स मॉडल। देखिए आईसी कैसा, टू गुड्स मॉडल है। टू गुड्स मॉडल का मतलब ही है कि आईसी अप्रोच जब हम पढ़ेंगे तो हम कम से कम दो गुड्स का कंजप्शन कर रहे हो। वो दो गुड्स कौन कौन सी हो सकती है, एक्स वाई, या कोई भी दो गुड्स हो सकती है, बट इट इज मैंडेटरी that there must be two goods were represent or the consumer consumes two goods. Means analysis assumes only two goods, says X and Y for simplicity. ऐसे एनालिसिस एज्यूम करता है कि कंज्यूमर कम से कम दो गुड्स तो कंज्यूम कर ही रहा होगा। मीन्स दो गुड्स का कंजप्शन जरूरी है। बिना इसके आईसी अप्रोच हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि आईसी में हम कंपैरिजन पढ़ते हैं, हम रैंक पढ़ते हैं, तो इसके लिए दो गुड्स का होना जरूरी है, इसलिए इसे कहा गया टू गुड्स मॉडल। नेक्स्ट ऑर्डिनल यूटिलिटी, ये तो इसका बेस है, क्योंकि जो इंडिफरेंस कर्व है ये इसी आईसी जो कर्व है ये इसी ऑर्डिनल यूटिलिटी पर ही बेस्ड है। मींस यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स, हम यूटिलिटी को नंबर्स के फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, बट कैन बी रैंक्ड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड प्रेफरेंस। बट यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं, केवल रैंक दे सकते हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड के पोर्शन में, या फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड के ऑर्डर में यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। यही ऑर्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट कहता था, और इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। आगे देखते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होना चाहिए। वैसे डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन या डिमिनिशिंग मार्जिनल एक अलग से लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, जिसका वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं पता है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो जो आईसी अप्रोच है इसकी नेक्स्ट एजम्पशन क्या है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है, ये एमआरएस जो है ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये कैसा होना चाहिए, ये डिमिनिशिंग नेचर में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, डिमिनिशिंग नेचर का होना चाहिए। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है, इसके लिए जैसा कि मैंने कहा कि वीडियो अपलोड है, आप वो देख सकते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एज कंज्यूमर सब्सटीट्यूट्स वन गुड फॉर अनदर, जैसे जैसे कोई एक कंज्यूमर एक गुड्स को सब्सटीट्यूट करता है, रिप्लेस करता है दूसरे गुड्स से, मतलब जब कोई कंज्यूमर एक गुड्स का कंजप्शन बढ़ाता है जबकि उसकी जगह पर दूसरी गुड्स का कंजप्शन कम करता है, तो एक गुड्स जिस रेट से दूसरे गुड्स को रिप्लेस करती है या सब्सटीट्यूट करती है, वो रेट कहलाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। और ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन लगातार कम होता जाता है, जिसे कहा गया है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इट मीन्स as consumers substituted one goods for another, willingness to sacrifice decreases। तो जो willingness to sacrifice है ये क्या होती जाती है, ये diminish होती चली जाती है। इट मीन्स जो एमआरएस है वो कैसा होगा, डिमिनिशिंग होगा। ये इसकी एजम्पशन है, ये होना जरूरी है। नेक्स्ट एजम्पशन क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस। कंज्यूमर के अंदर क्या होना चाहिए, अपनी चॉइस में कंसिस्टेंट कंज्यूमर को रहना चाहिए। मींस कंज्यूमर चॉइसेस आर कंसिस्टेंट, कंज्यूमर की चॉइसेस क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई कंज्यूमर अगर ए गुड्स को प्रेफर करता है बी के कंपैरिजन में, मींस ए इज ग्रेटर देन बी,
जब दोनों गुड्स अवेलेबल हैं तो हमेशा वो एक को ही प्रेफर करेगा बी के कंपैरिजन में। ऐसा कभी नहीं होगा कि ए और बी अगर दोनों मौजूद हैं तो उन दोनों में वो बी को कभी भी प्रेफर नहीं करेगा ए के ओवर में या ए के कंपैरिजन में जब ये दोनों अवेलेबल हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर कोई इंसान इस बी गुड्स ए गुड्स को प्रेफर कर रहा है बी के कंपैरिजन में तो क्या होगा, वो हमेशा ए को ही प्रेफर करेगा। मीन्स ही इज कंसिस्टेंट इन हिज चॉइस। वो जिसे पसंद करता है जिस गुड्स को उसे ही हमेशा पसंद करेगा, उसे छोड़ के इस दूसरी गुड्स को प्रेफर नहीं करने वाला कहलाता है कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस। इसका होना भी जरूरी है, ये एजम्पशंस होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एजम्पशन ट्रांजिटिविटी क्या होनी चाहिए, उसे कंसिस्टेंसी इन ट्रांजिटिविटी एक अलग से भी पूछ लेता है तो आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट एजम्पशन क्या है, ट्रांजिटिविटी भी होनी चाहिए। ट्रांजिटिविटी क्या है, प्रेफरेंसेस आर ट्रांजिटिव। जो कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस हैं वो कैसी होती हैं, ट्रांजिटिव होती हैं। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है भी समझ लेते हैं। जैसे इफ ए इज प्रेफर्ड टू बी, जैसे कोई कंज्यूमर ए गुड्स को प्रेफर करता है बी के कंपैरिजन में। मीन्स जब ए और बी दोनों अवेलेबल हैं तो वो ए को प्रेफर करता है बी के कंपैरिजन में। फिर को क्या होगा, एंड बी प्रेफर्ड टू सी। अब सपोज बी और सी अवेलेबल है, कौन कौन अवेलेबल है, बी और सी अवेलेबल हो जाए, कौन, बी और सी। तो बी और सी के अवेलेबिलिटी के केस में वो बी को प्रेफर कर रहा है सी के कंपैरिजन में। ध्यान दीजिएगा, पहले वाले केस में क्या है, ए और बी अवेलेबल हैं तो ए को पसंद करता है, लेकिन दूसरे केस में अब ए अवेलेबल नहीं है, बी और सी अवेलेबल है तो बी को प्रेफर करेगा सी के कंपैरिजन में। और फिर से अगर देन ए प्रेफर टू सी, और अगर फिर से अगर नेक्स्ट सिचुएशन में ए और सी अवेलेबल हो जाए, कौन कौन, अगर अब की बार ए और सी अवेलेबल हो जाए तो कंज्यूमर फिर से ए को प्रेफर करेगा सी के कंपैरिजन में। यही कहलाता है ट्रांजिटिविटी इन चॉइस। जब ए और बी होंगे तो ए को प्रेफर करेगा बी के कंपैरिजन में, जब ए नहीं होगा, ए एब्सेंट होगा तो फिर वो बी को प्रेफर करेगा, लेकिन जब फिर से ए आएगा तो फिर ही ऑलवेज प्रेफर ए ओवर सी। दिस इज नोन एज ट्रांजिटिविटी। इसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिविटी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है, नॉन सैटिटी, है ना। और क्या अजम्पशन होनी चाहिए, नॉन सैटिटी होनी चाहिए। इट मीन्स नॉन सैटिटी का मतलब है कि मोर इज बेटर देन लेस। हमेशा हम क्या कोशिश करते हैं, हमेशा ज़्यादा की संभावना रहती है, हमेशा ज़्यादा कंजप्शन की कोशिश करते हैं, बिकॉज मोर इज बेटर देन लेस। क्यों, क्योंकि कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर्स मोर ऑफ बोथ गुड्स। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम दोनों गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें, और ये ह्यूमन रैशनैलिटी है। ये अगर हमारे अंदर बुद्धि विवेक और सोचने की क्षमता है तो हम भी हमेशा कोशिश करेंगे कि हमेशा ज़्यादा गुड्स को कंज्यूम करें, बिकॉज अ ह्यूमन इज ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ द गुड्स, है ना। हमेशा कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करे, और ये हमें भी पता है कि मोर इज बेटर देन लेस, कम से ज़्यादा ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब इस आईसी कर्व को टेबल और ग्राफ में समझते हैं। जैसे मैंने कहा था ना कि आईसी क्या है, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करने वाला ग्राफ है, और इस डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं, सपोज हमने मान लिया कि कोई कंज्यूमर जिसकी इनकम 100 रुपये है, कितनी, 100 रुपये है, वो 100 रुपये खर्च कर रहा है दो गुड्स के ऊपर, और दो गुड्स कंज्यूम कर रहा है एक्स और वाई। एक कंज्यूमर कितना पैसा खर्च कर रहा है, 100 रुपये खर्च कर रहा है, और दो गुड्स यूज कर रहा है, कौन कौन सी, एक्स और वाई। ठीक है, अब देखो कॉम्बिनेशंस, मैंने पहला एक कॉम्बिनेशन लिखा है, इस एक कॉम्बिनेशन पर वो कंज्यूमर एक्स गुड्स की 4 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, कितनी, 4 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, जबकि वाई की कितनी कर रहा है, 12 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। तो जो कॉम्बिनेशन है ना कि एक्स की 4 यूनिट और वाई की 12 यूनिट कंज्यूम कर रहा है,
तो इन दोनों गुड्स की 4 and 12 यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद जो उसे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो ठीक उतना ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है जितना कि उसे बी कॉम्बिनेशन पे। कॉम्बिनेशन बी में क्या है, वो एक्स की अब 5 यूनिट कंज्यूम कर रहा है और वाई की केवल कितनी, 8 यूनिट। इट मीन्स उसने एक्स की 1 यूनिट का कंजप्शन बढ़ा दिया। ध्यान दीजिए, मैंने कहा था ना कि केवल पैसा कितना खर्च करना है, 100 रुपये खर्च करना है। तो अगर इनकम कांस्टेंट है या इनकम उतनी ही रहेगी, तो अगर कंज्यूमर एक्स कमोडिटी की 1 यूनिट बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है उसके पास इनकम तो उतनी ही थी, तो उसे वाई कमोडिटी की कुछ यूनिट सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी, मतलब इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो उसे लॉस हो रहा है 4 यूनिट का, मतलब एक गुड्स अगर हमें ज़्यादा खरीदनी है तो दूसरी गुड्स पे पैसा हमें कम खर्च करना पड़ेगा, दूसरी गुड्स की यूनिट हमें कम करनी पड़ेंगी। इट मीन्स बी कॉम्बिनेशन पे वो एक्स की 5 यूनिट कंज्यूम कर रहा है और वाई की कितनी, 8 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। और सेटिस्फैक्शन 5 और 8 यूनिट कंज्यूम करने के बाद भी उतना ही मिल रहा है जितना कि ए कॉम्बिनेशन पे उसे मिल रहा था। फिर कॉम्बिनेशन सी है, सी कॉम्बिनेशन पे फिर से वो एक्स की उसने और यूनिट बढ़ा दी, 5 के बजाय 7 कंज्यूम करने लगा। जब वो एक्स की यूनिट बढ़ाएगा तो फिर जाहिर सी बात है इनकम उतनी ही थी, तो उसे वाई की कुछ यूनिट्स क्या करनी पड़ेंगी, कम करनी पड़ेंगी। वाई की 8 के बजाय कितनी कर दी, 6 यूनिट्स। मीन्स अब सी कॉम्बिनेशन पर वो एक्स की 7 और वाई की 6 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है। तो इस सी कॉम्बिनेशन पे भी सेटिस्फैक्शन उसे उतना ही मिलेगा जितना कि ए और बी पे मिल रहा है। ठीक ऐसे कॉम्बिनेशन डी है और कॉम्बिनेशन ई है। डी कॉम्बिनेशन पे 9 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 4 यूनिट्स ऑफ वाई कंज्यूम करेगा, जबकि ई पे 13 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 2 यूनिट्स ऑफ वाई कंज्यूम करेगा। तो जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस कंज्यूमर कंज्यूम करता है ए बी सी डी और ई, इन सारे कॉम्बिनेशंस से उसे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो सबका सेम रहेगा। इसी कॉम्बिनेशंस को हम अब ग्राफिकली देखते हैं, ग्राफ पे प्रेजेंट करते हैं कि हम उसे ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ग्राफ पे देखते हैं, हमने इसको ग्राफिकली प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, जब हम इसे ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे तो देखिएगा कैसे हमें इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। एक्स एक्सिस पे हमने एक्स गुड्स को रखा है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे किसे, हमने एक्स गुड को रखा है। वाई एक्सिस पे हमारी कौन सी, वाई एक्सिस पे हमारी गुड्स हमने वाई रखी। ठीक है, ये यूनिट्स हैं 2, 4, 6, 8 और 12। 2, 4, 6, 8, 12 एंड 14। वाई एक्सिस पे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। कॉम्बिनेशन ए पे देखिएगा एक्स कम्युनिटी की कितनी यूनिट्स हैं, 4 और वाई की कितनी है, 12। तो यहाँ पे x 4, ये एक्स कितना 4 और y कितना 12, इसके सामने हमने कॉम्बिनेशन एक ये पॉइंट ए बना लिया। ठीक है, बी कॉम्बिनेशन पे कितना, x की 5 यूनिट्स और y की कितनी 8। तो यहाँ पे कहाँ x एक्सिस पे यहाँ पे 5 और यहाँ पे 8 के सामने हमने एक पॉइंट बी रख लिया। ठीक है, फिर सी पे कितना, x की 7 और y की 6। तो यहाँ पे 7 के सामने हमने एक पॉइंट और यहाँ पर 6 के सामने हमने ये एक पॉइंट सी रख लिया। ऐसे कॉम्बिनेशन डी पे आएंगे 9 एंड 4। यहाँ पे 9 के सामने और यहाँ पर 4, ये 4 के सामने ये हमने एक पॉइंट डी रख लिया। फिर कॉम्बिनेशन ई पे आए तो ई पे 13 एंड 2 है, तो यहाँ पे 13 कहीं रहा होगा, यहाँ पे 13 के सामने और यहाँ 2 के सामने हमने ये पॉइंट एक ये रख लिया। इन्हीं ए बी सी डी और ई पॉइंट्स को मिलाने वाली ये जो लाइन है, ये जो कर्व है, यही कर्व कौन सा कर्व कहलाता है, ये कर्व कहलाता है इंडिफरेंस कर्व। मैंने अभी क्या कहा था कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करने वाला कर्व इंडिफरेंस कर्व कहलाता है। और अच्छी बात यह है कि इस कर्व पर ये जितने भी कॉम्बिनेशन हैं इन सब से कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कर्व समझ में आया होगा। जो टेबल के फॉर्म में था उसी को हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया है। तो ये कर्व ही कौन सा कर्व है, इंडिफरेंस कर्व है।
देखिए, अगर आपको ये मैथ समझ में आ रहा है, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ और बाकी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ पे देखते हैं। सबसे पहले अक्सर प्रॉपर्टीज़ पूछता है। प्रॉपर्टीज़ का इंडिफरेंस की, इंडिफरेंस कर्व्स हैव सम इंपॉर्टेंट फीचर्स। इंडिफरेंस कर्व के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, हमें वो डिस्कस करने हैं। पहला फीचर क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। अभी हम लोगों ने देखा, जो हमने इंडिफरेंस कर्व अभी बनाया था वो कैसा था? डाउनवर्ड स्लोपिंग था। हम यहाँ पे फिर से एक इंडिफरेंस कर्व बना देते हैं। x y, ये 0, यहाँ पर हम रखते हैं गुड x, यहाँ पर हम क्या रखेंगे? गुड x। ये राइटिंग पैड क्या कर रहा है? इधर हम क्या रखें? इधर हम गुड x मेंशन कर लें, इधर किसे मेंशन करेंगे? गुड्स y को। ठीक है, ये दो चीजें हमने मेंशन कर ली। तो जो आईसी अभी हम लोगों ने बनाया था वो कैसा था? ऐसा ही तो था ना इंडिफरेंस कर्व, ये ऐसा ही था इंडिफरेंस कर्व। ये देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ आईसीज पे जब हम आएंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी कैसी थी? ये देखिए, इंडिफरेंस कर्व कैसा था? डाउनवर्ड ही तो बना हुआ है ना इस वाले शेप में। ठीक है, वो भी किधर से किधर? लेफ्ट से राइट। अब देखो, लेफ्ट से राइट अगर हो भी रहा था तो हो क्यों रहा था? रीजन क्या था? रीजन ये था कि हम एक्स कॉमोडिटी में 4 to 5 7 9 13 एक्स कॉमोडिटी में गेन कर रहे थे, जबकि वाई कॉमोडिटी में हम लॉस कर रहे थे। इसलिए ये कैसा था? डाउनवर्ड था। किधर से किधर? लेफ्ट से राइट की ओर। ठीक है, तो जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोप होता है, जिसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव स्लोप है। किधर से किधर? राइटवर्ड। किधर? ये राइटवर्ड है। किधर से? डाउनवर्ड स्लोप्स में। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि आईसी की प्रॉपर्टीज में आईसी कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। टू कीप द सेम सेटिस्फैक्शन इफ कंज्यूमर टेक्स मोर ऑफ वन गुड्स, सेम सेटिस्फैक्शन लेवल रखने के लिए अगर कंज्यूमर किसी एक गुड्स को ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ही मस्ट टेक लेस ऑफ दी अदर, तो उसे जाहिर सी बात है दूसरी गुड्स कम खरीदनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इनकम उतनी ही है, सेटिस्फैक्शन हमें उतना ही रखना है। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी इंडिफरेंस कर्व की। इंडिफरेंस कर्व अपवर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि अपवर्ड अगर होगा तो अपवर्ड होने का मतलब ये है कि दोनों गुड्स में क्या होना चाहिए? मूव होना चाहिए, दोनों गुड्स की क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होगा। अपवर्ड क्यों नहीं होगा? हम लोग इसको भी देख लेते हैं रफ फिगर में। ये गुड्स फिर से वही सेम है, ये गुड्स एक्स होगा और ये गुड्स कौन सी होंगी? ये गुड्स होंगी आपकी वाई। ठीक है, अगर हमने कोई ऐसी अपवर्ड बना दिया, अपवर्ड बनाने का मतलब अगर आप कोई भी पॉइंट इस पे खींचेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि अपवर्ड के केस में क्या हो जाएगा। अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करेंगे, सपोज इससे हम अगर इस पे आएंगे तो एक्स की भी क्वांटिटी बढ़ रही है और वाई की भी क्वांटिटी बढ़ रही है, तो सेटिस्फैक्शन सेम थोड़ी रहेगा। सेटिस्फैक्शन क्या होगा? चेंज हो जाएगा ना, मीन्स सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा अगर हम क्वांटिटीज बढ़ाएंगे, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है ना। सेटिस्फैक्शन लेवल सब पे क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। इसलिए इंडिफरेंस कर्व अपवर्ड नहीं बन सकता। इंडिफरेंस कर्व कैसा रहेगा? हमेशा डाउनवर्ड स्लोप रहेगा। ये इसकी पहली एजम्पशन थी। दूसरा क्या है? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। देखिए इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बहुत बार पूछा गया है। व्हाई द आईसी इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन? तो जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, और होता क्यों है इसे भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इंडिफरेंस कर्व कैसे हम लोग बनाते हैं? अब हम रफ फिगर्स की ही बात करेंगे, हम बार बार वो ग्राफ नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक बार बना हुआ है उस ग्राफ को आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फिगर डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसे ही तो आईसी बनता है। इधर हमारी ये एक्स गुड्स है और इधर हमारी एक वाई गुड्स है। ऐसे ऐसे होता है। ये जो फिगर है, ये जो कॉन्वेक्सिटी, ये जो फिगर्स है, ये फिगर क्या कहलाता है?
कॉन्वेक्स। ये क्या शेप कहलाता है? ये शेप कहलाता है कॉन्वेक्स। आईसी जब अभी हम लोगों ने अपना बनाया तो कैसा आया हमारा आईसी? कॉन्वेक्स आया। इट मीन्स इंडिफरेंस कर्व हमेशा कैसा होगा? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा। और होगा क्यों कॉन्वेक्स टू ओरिजिन? ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ध्यान रखिएगा कि जो इंडिफरेंस कर्व कि जो कॉन्वेक्सिटी है वो कॉन्वेक्सिटी किस वजह से होती है? क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है। इस वजह से जो इंडिफरेंस कर्व है वो डिमिनिशिंग नेचर में होता है। मीन्स सैक्रिफाइस वन गुड्स डिक्रीजेज एज कंज्यूमर हैज मोर ऑफ इट। मीन्स जो सैक्रिफाइजेशन था, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन था, जिस रेट से एक गुड्स दूसरे को सब्सटीट्यूट कर रही थी, वो रेट लगातार कम होता चला जा रहा था, जिसे कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। और उसकी वजह से जो इंडिफरेंस कर्व है वो कैसा होता है? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अजम्पशन देखते हैं। हायर इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल्स टू हायर सेटिस्फैक्शन। ये अगली अजम्पशन है। मीन्स जो हायर इंडिफरेंस कर्व होता है वो हमेशा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स एक ऊंचा तटस्थता वक्र हायर आईसी कर्व जो होगा वो हमेशा कंज्यूमर को हायर लेवल गेन करके देगा, हायर लेवल गेन कराएगा। आईसीस further from origin represents higher level of satisfaction because they contain more of at least one goods। जो higher level of IC होते हैं हमेशा higher level of satisfaction represent करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। एक ये IC कर्व बनाया मैंने, यहाँ पे गुड्स X है और यहाँ पर गुड्स Y है। ठीक है, सपोज एक इंडिफरेंस कर्व बना हुआ है IC1, एक मैंने ये इंडिफरेंस कर्व बनाया IC2। तो देखिए जो इंडिफरेंस कर्व IC2 है इज हायर देन IC1 है ना? IC2 इज हायर देन IC1। इट मीन्स क्या होगा कि जो IC2 है, जो कंज्यूमर इस वाले इंडिफरेंस कर्व पर होगा वो हमेशा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दिखाएगा। क्यों? क्योंकि जो कंज्यूमर IC2 पे होगा वो IC1 के कंपैरिजन में ज़्यादा गुड्स कंज्यूम करेगा। जैसे अगर हम इसी पर एक लाइन बनाएं, खींचें, तो देखिए मैंने एक ये बनाया IC1 पे अगर हम इसको लेके आए तो M क्वांटिटी और इधर N क्वांटिटी। जब कंज्यूमर इस वाले IC पे है IC1 पे तो X की Y की ON क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है और X की इतनी OM क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है। तो सेटिस्फैक्शन से जो भी मिल रहा हो, ठीक है। लेकिन जब हम इस वाले IC पे देख रहे हैं तो देखिए यहाँ से अगर हम एक लाइन B पॉइंट से खींच के लाएं इधर, तो कितना, सपोज हमने इसको M1 मान लिया, ठीक है। तो अब इस वाले केस में क्या होगा? इस वाले केस में कंज्यूमर क्या कर रहा है? M1 वाले केस में, ठीक है, इस M1 की सिचुएशन में, कहां पर? इस M1 की सिचुएशन में देख लेते हैं कंज्यूमर क्या करेगा कि Y की तो फिर से ON क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, मगर X कमोडिटी की अब इतनी क्वांटिटी ये कंज्यूम करने लगा ना। इट मीन्स जब IC2 पर है तो X क्वांटिटी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। किसके कंपैरिजन में? IC1 के। तो जब हम किसी गुड्स की ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा उसका इस्तेमाल करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमें मिलने वाला सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा होगा। इसलिए कहा जाता है कि एक हायर इंडिफरेंस कर्व हमेशा और हमेशा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि IC1 जो है, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये वाला IC2 से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दिखाए, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारी एजम्पशन प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट है डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए दो या दो से ज़्यादा इनडिफरेंस कर्व कभी भी
एक दूसरे को ना तो टच करेंगे और ना तो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करेंगे। इफ टू आईसीज इंटरसेक्टेड इट वुड मीन द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स गिव्स टू डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन विच इज इम्पॉसिबल। अभी इसकी बात करेंगे। जैसा कि अभी प्रीवियस वाले एडिशन में क्या कहा था कि हायर आईसी हमेशा हायर लेवल रिप्रेजेंट करेगा, जो लोअर पे होगा वो लोअर को करेगा। इसका मतलब अगर दो आईसी कहीं इंटरसेक्ट कर देंगे तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन का मतलब तो ये हुआ ना कि दो आईसीज क्या हो गए, बराबर हो गए। जब यहाँ पर दो चीजें इंटरसेक्ट करती हैं उसका मतलब है कि बराबर हो गई। तो जब बराबर होंगे तो बराबर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रिप्रेजेंट करेंगे, और बराबर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अभी कहा गया था कि हायर है तो हायर रहेगा, लोअर है तो लोअर रहेगा, फिर बराबर कैसे कर सकते हैं? ठीक है, इसको ग्राफ पे देखते हैं कि ग्राफ पे क्या होगा। जैसे कि हम अगर आईसीज बनाए, सपोज हमें दो आईसीज हमें दो इंडिफरेंस कर्व बना रहे हैं एक्स वाई। इधर हम गुड्स एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, इधर हम गुड्स वाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक ये इंडिफरेंस कर्व मैंने बनाया IC1, एक ये इंडिफरेंस कर्व मैंने बनाया IC2। ठीक है, देखिए अभी दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं? इस वाले पॉइंट पर। सपोज हमने मान लिया कि M पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए जैसा कि अभी बात की थी, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये IC1 है और ये IC2 है। ठीक है, IC2 इज ग्रेटर देन IC1, यही है ना कि इंडिफरेंस कर्व 2 इज ग्रेटर देन IC1। तो जो अभी प्रीवियस प्रॉपर्टीज हमने की थी उसमें क्या पढ़ा था कि IC2 इज ग्रेटर देन IC1 है तो हमेशा हाई लेवल को रिप्रेजेंट करेगा। इट मींस इंटरसेक्शन पॉइंट M से पहले देखिए, M से पहले IC2 ग्रेटर देन IC1 मींस IC2 हाई लेवल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, बट यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद यहाँ सिचुएशन क्या हो गई? यहाँ IC1 ऊपर हो गया, IC2 नीचे हो गया। इट मीन्स अब क्या हो जा रहा है? अब ये हो जा रहा है कि IC2 इज लेस देन IC1, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल को रिप्रेजेंट करेगा उसे हायर लेवल ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, मीन्स वो हाई लेवल ही हमेशा रिप्रेजेंट करेगा, वो लोअर नहीं हो सकता, पहली चीज। और दूसरा, क्योंकि अगर हम ये मान लेंगे इंटरसेक्ट करेगा तो जो पुरानी प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं फिर वो गलत हो जाएगी, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा, जहां इस M पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट का मतलब जब काट रहे हैं दोनों, तो यहाँ पर तो IC1 और IC2 क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। मीन्स दोनों इंडिफरेंस कर्व सेम सेटिस्फैक्शन को दिखाने लगेंगे, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके पहले मान्यता पढ़ के आए हैं कि अगर वो हायर है तो हमेशा हायर ही रहेगा। इसलिए कहा गया है कि 2 और मोर देन 2 IC डू नॉट टच और इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ना तो एक दूसरे को टच करेंगे ना तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, मीन्स अगर IC2, जैसा कि मैंने अभी कहा ना कि अगर IC2 ग्रेटर देन IC1 है तो ऐसा नहीं होगा कि कभी भी IC1 ग्रेटर देन नहीं हो सकता। मैंने इसको इंटरसेक्ट काट दिया है, ये पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि 2 or more than 2 ICs do not touch, 2 or more than 2 ICs do not touch the axis completely, कि जो दो या दो से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व होंगे उसमें से कोई भी इंडिफरेंस कर्व किसी भी एक्सिस को, x या फिर y एक्सिस को टच नहीं करेगा, ना तो इंटरसेक्ट करेगा। क्यों नहीं करेगा? अभी डिस्कस करते हैं। कंज्यूमर वांट्स सम अमाउंट ऑफ बोथ गुड्स। कंज्यूमर, मैंने कहा था ना कि ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पे बेस्ड है हमारा इंडिफरेंस कर्व, और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में कंज्यूमर को एक्स और वाई दोनों गुड्स को का कंजप्शन करना पड़ता है, और इसी दोनों गुड्स के कंजप्शन करने की वजह से ही वे आईसी किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। जैसे कि अगर हमने ये इंडिफरेंस कर्व बना दिया, एक सपोज मैंने ये इंडिफरेंस कर्व आईसी बनाया है और इसने किसी एक्सिस को टच कर दिया, तो इधर तो हम गुड्स एक्स लिखते हैं और इधर हमारा गुड
y है, इधर गुड्स x लिखा हमने और इधर गुड्स कौन सा है, y है। अब देखो इसने इस एक्सिस को यहाँ पे टच कर दिया, तो अगर इसने x एक्सिस को टच किया है तो इसका मतलब y की क्वांटिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। y की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। y की क्वांटिटी 0 होने का मतलब क्या है कि इस कंज्यूमर ने y क्वांटिटी कंज्यूम ही नहीं की, केवल x की, मतलब एक कमोडिटी कंज्यूम की, जबकि इंडिफरेंस कर्व में ये मैंडेटरी है कि वो कम से कम 2 गुड्स को कंज्यूम करे। तो ये इसकी मान्यता के खिलाफ है, ये इसके एजम्पशंस के अगेंस्ट है, तो ऐसा नहीं हो सकता। और अगर हम मान लें कि यही आईसी कोई एक ऐसा आईसी होगा जो इस y एक्सिस को टच करे, किसको टच करे, सपोज यहाँ से मैंने बनाया कोई आईसी ये, ठीक है, जिसने y एक्सिस को टच किया, ठीक है। सपोज मैंने एक आईसी डिफरेंट आईसी कर्व बनाया है जिसने y एक्सिस को टच किया है, तो देखो जब ये y एक्सिस को यहाँ पे टच कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इस y एक्सिस पे यहाँ पर x क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मीन्स उसने केवल y कंज्यूम किया, एक ही कमोडिटी कंज्यूम की, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें इंडिफरेंस कर्व पढ़ने के लिए कंज्यूमर को दोनों गुड्स का कंजप्शन करना होगा x और y की, इसलिए आईसी टच नहीं करता, ठीक है। तो ये इंडिफरेंस कर्व की एजम्पशन थी। फाइनली ये वीडियो कंप्लीट हुआ जिसमें इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग, उसके एजम्पशंस, उसकी प्रॉपर्टीज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।